मैं एक ऐसा डिलीवरी बॉय था जिसकी एक डिलीवरी की कीमत लाखों में होती थी। लोग मेरी फीस सुनकर पीछे नहीं हटते थे, बल्कि कई बार तो करोड़ों रुपए देने को भी तैयार हो जाते थे। कुछ लोग तो सिर्फ एक काम करवाने के लिए अपनी बेटी की शादी तक मुझसे करने को तैयार थे, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले मैं एक साधारण फूड डिलीवरी बॉय था। सब कुछ 15 जुलाई की उस रात बदल गया जब मैंने एक अजीब सा ऑर्डर स्वीकार किया। ऑर्डर में एक प्लेट बारबेक्यू, एक महंगी शराब की बोतल, एक सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर मंगवाया गया था। सामान खरीदने के बाद जब मैंने ऑर्डर का नोट पढ़ा तो मैं चौंक गया। उसमें लिखा था, लिफ्ट में घुसते ही चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाना। मुझे लगा शायद ग्राहक कोई अजीब इंसान होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं बिल्डिंग पहुंचा और लिफ्ट में जाकर चौथी मंजिल का बटन 4 बार दबाया, तभी कुछ अजीब होने लगा। ऊपर जाने की बजाय लिफ्ट अचानक नीचे गिरने लगी। तेज झटकों और भयानक कंपन के बाद एक जोरदार आवाज हुई और लिफ्ट रुक गई। मैं डरते डरते बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने एक अजीब दुनिया थी। दूर दूर तक फैली इमारतें, जिनमें कुछ आधुनिक थीं तो कुछ प्राचीन। आसमान धुंधला था और सड़क पर चलने वाले लोग अलग अलग कपड़ों में थे। किसी ने हानफू पहन रखा था, किसी ने चोंगसम तो कोई पुराने जमाने का सूट पहने था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, जैसे उनके शरीर में खून ही ना हो। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद यह कोई भ्रम है। मैं भागकर वापस सीढ़ियों की तरफ जाने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। मेरा ऑर्डर लाए हो, दे दो। मैंने घबराकर पीछे देखा। लगभग 40 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े और हेयर स्टाइल बिल्कुल आधुनिक थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद था। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया। वह आदमी आराम से पैकेट खोलकर खाना खाने लगा। शराब की चुस्की ली, फिर सिगरेट जलाकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें साफ दिखाई दे रही थीं। मैं कांपती आवाज में बोला, भाई साहब, डिलीवरी फीस भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दीजिए। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना कीमत चुकाए किसी चीज का फायदा उठाओगे तो उसका कर्म फल चुकाना पड़ेगा। उसने मुझे भी एक सिगरेट पकड़ाई और कहा, लो, थोड़ा हिम्मत आ जाएगी। मैंने डरते हुए पूछा, ये जगह कौन सी है? उसने अपनी जेब से एक नया स्मार्टफोन निकाला और बोला, यह परलोक है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे कहा, मुझे खाने पीने की इच्छा हुई तो मैंने सोचा जरा देखूं कि यहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है या नहीं। और सच में तुम्हारा ऑर्डर पहुंच गया। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? वो बोला, अगर 1 घंटे से पहले लौट जाओ तो हाँ। तुम्हारे शरीर में अभी जीवन की ऊर्जा बहुत है, इसलिए यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा नाम सुतुचियांग है। जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की, कर्ज से भाग गया, अपना नाम बदल लिया, बड़ा होटल मालिक बन गया, लेकिन पत्नी और बेटी को कभी वापस नहीं अपनाया। बाद में सड़क दुर्घटना में मेरी मौत हो गई। उसकी आंखें भर आईं। मरने से पहले मैंने उनके लिए 1 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ नहीं, बल्कि एक अलग खाते में 1 लाखों की रकम जमा की थी, लेकिन उन्हें देने से पहले ही मर गया। उसने मुझसे कहा, अपना QR कोड दिखाओ। मैंने डरते डरते मोबाइल आगे कर दिया। कुछ पल बाद उसने कहा, अब तुम्हारे खाते में 1 लाख नहीं, पूरे 10 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, बल्कि ठीक 100 लाख, 1 मिलियन रुपए भेज दिए हैं। फिर बोला, इनमें से 90 लाख मेरी बेटी सुयिंगरान को दे देना और बाकी 10 लाख तुम्हारी मेहनत की फीस है। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, अगर मैं पैसे खुद रख लूं तो? वह मुस्कुराया, क्या मेरे साथ यहीं रहना चाहते हो? उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत हाथ जोड़ दिए। फिर उसने अपनी बेटी का नाम और कॉलेज बताया। वह झोंगहाई यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में 3रे साल में पढ़ती है। उसने उसकी पहचान के लिए कुछ निजी निशान भी बताए ताकि उसे यकीन हो सके कि मैं सच कह रहा हूं। मैं जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ भागा। जैसे ही वापस अपनी दुनिया में पहुंचा, मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ गया। अचानक मोबाइल लगातार बजने लगा। मैंने स्क्रीन खोली। आपके खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कई साल तक दिन रात डिलीवरी करनी पड़ती। एक पल के लिए मेरे मन में लालच आया, लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि अगर मैंने 1 रुपया भी ज्यादा रखा तो शायद मेरी जान चली जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। सुयिंगरान से मिलने के लिए मैं झोंगहाई यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहीं मुझे मेरी गर्लफ्रेंड यांग लू दिखाई दी। मैं खुश होकर उसके पास गया और फूल आगे बढ़ाते हुए बोला, वाह, लगता है आज हमारी किस्मत ने खुद हमें मिला दिया। लेकिन उसने एक कदम पीछे हटते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी और आज के बाद मुझसे दूर रहना। हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। उसकी बातें मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरी। मैंने कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, अब मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। वह हंस पड़ी, तुम एक डिलीवरी बॉय, मेरे सपने पूरे करोगे? इतना कहकर उसने सामने आकर रुकी एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार की तरफ इशारा किया। तुम जिंदगी भर मेहनत कर लो, फिर भी ऐसी कार नहीं खरीद पाओगे, लेकिन अब मैं इसमें बैठ सकती हूँ। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए कार की तरफ बढ़ गई। कार से एक अमीर और स्टाइलिश युवक उतरा। यांग लू प्यार से उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। मेरा दिल टूट चुका था। पास खड़े एक मोटे लड़के ने ताना मारते हुए कहा, भाई, फूल बेकार चले गए। इतनी खूबसूरत लड़की किसी डिलीवरी बॉय को क्यों चुनेगी? जानते हो वो कौन है? कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट चेन तियानमिंग, और बहुत बड़े घर का बेटा भी। उधर चेन तियानमिंग ने मेरी तरफ देखा और यांग लू से पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? यांग लू ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, बस स्कूल का पुराना जान पहचान वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोनों हंसते हुए कार में बैठ गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। हाथ में फूल थे, लेकिन दिल पूरी तरह टूट चुका था। जब भी मैं यांग लू से मिलने की बात करता, वह हमेशा यही कहकर टाल देती कि पढ़ाई में बहुत व्यस्त है। अब जाकर समझ आया कि वह कैसी पढ़ाई कर रही थी। मुझे याद आया कि मैंने उससे वादा किया था, शादी से पहले मैं कभी उसकी मर्यादा नहीं लांघूंगा। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और उस मोटे लड़के से पूछा, क्या तुम सुयिंगरान को जानते हो? प्रेमिका तो मुझे छोड़ चुकी थी, लेकिन अब मेरी जान का सवाल
सवाल था। मुझे हर हाल में सु तुच्यांग का आखिरी काम पूरा करना था। मेरी बात सुनते ही वह मोटा लड़का हंसते हंसते खांसने लगा। क्या कहा? तुम सु यिंगरान से मिलना चाहते हो? भाई, उसे तो बड़े बड़े अमीर और रसूखदार लड़के भी नहीं मना पाए। मैंने बेबस होकर कहा, बस मुझे उसके पास पहुंचा दो। वह बोला, चलो। इस समय वह शायद कैंटीन में होगी। कुछ ही देर में हम कॉलेज की कैंटीन पहुंच गए। उसने शीशे के पार इशारा करते हुए कहा, वो रही सु यिंगरान। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा किसी परी की तरह सुंदर था। एक पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सु तुच्यांग जैसा आदमी इतनी खूबसूरत बेटी का पिता हो सकता है। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उसकी सहेली श्वे शानशान ने नाराज होकर कहा, बहुत देर से घूर रहे हो, हमारी यिंगरान सुंदर है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर परेशान करे। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे सु यिंगरान से अकेले में जरूरी बात करनी है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शानशान गुस्से से खड़ी हो गई। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अभी अभी मेरा दिल टूटा था, ऊपर से बिना वजह डांट भी सुननी पड़ रही थी। मैंने सख्ती से कहा, ये हमारे बीच की बात है, कृपया बीच में मत बोलिए। इतना सुनते ही शानशान जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई यिंगरान को परेशान कर रहा है। उसकी आवाज सुनते ही कैंटीन में बैठे दर्जनों लड़के अपनी कुर्सियों से उठकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। कॉलेज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। शानशान तुरंत यिंगरान का हाथ पकड़कर उसे पीछे ले जाने लगी। मैं समझ गया कि अगर वह यहाँ से चली गई तो मेरा काम कभी पूरा नहीं होगा। मजबूर होकर मैंने ऊंची आवाज में कहा, सु यिंगरान, तुम्हारे शरीर पर एक लाल जन्म चिन्ह है और बचपन में आग से जलने का एक निशान भी है। ये बात सिर्फ तुम्हारे पिताजी जानते थे। ये सुनते ही सु यिंगरान का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वह घबराकर तेजी से मेरे पास आई और तुरंत अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। बस, अब और मत बोलिए। फिर उसने शर्माते हुए धीरे से कहा, मैं आपके साथ चलती हूँ। उसकी बात सुनते ही पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से हमें देखने लगे। सु यिंगरान ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से मुझे कैंटीन से बाहर ले गई। पीछे खड़ी शानशान अवाक रह गई। यिंगरान, ये क्या हो रहा है? यिंगरान ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मैं इनसे थोड़ी देर में बात करके आती हूँ। हमारे बाहर निकलते ही पूरी कैंटीन में हड़कंप मच गया। अरे, ये डिलीवरी बॉय आखिर है कौन? यिंगरान ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। उधर वही मोटा लड़का अपने गाल पर थप्पड़ मारकर देखने लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। थोड़ी देर बाद सु यिंगरान मुझे कॉलेज के बाहर एक केटीवी कराओके के प्राइवेट कमरे में ले गई। दरवाजा बंद होते ही उसने सतर्क नजरों से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में इतनी निजी बातें कैसे पता है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अब यहाँ कोई नहीं है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वह गुस्से में बोली, पहले ये बताओ तुम हो कौन? अगर कोई गलत हरकत की तो मैं तुरंत मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मैंने कहा, मेरा नाम वांग यांग है, तुम्हारे पिता सु तुच्यांग ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह नाम सुनते ही उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 8 साल की उम्र के बाद उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उनके जाने के बाद कर्जदार रोज घर आकर हंगामा करते थे। उसकी माँ ने कई नौकरियां करके उसे पढ़ाया और सालों तक कर्ज चुकाया। वह अपने पिता से नफरत करती थी। इतना याद आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने धीरे से कहा, जरा धीरे रोइए, नहीं तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। लेकिन वह और ज्यादा रोने लगी। कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर उन्हें मेरी इतनी चिंता थी तो वे खुद क्यों नहीं आए? मैंने धीरे से जवाब दिया, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। वह एकदम शांत हो गई। मैंने आगे कहा, मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए 90 लाख रुपए छोड़े थे। उसने तुरंत सिर हिलाया। मुझे उनके पैसों की एक भी पाई नहीं चाहिए। अब मेरी भी सहन शक्ति जवाब दे गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोच रही हो, कभी अपनी माँ के बारे में भी सोचा है? उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें पाला है। ये पैसे तुम्हारे पिता का अधूरा कर्ज है। मैंने मोबाइल निकालते हुए कहा, अपना नंबर बताइए। आखिरकार उसने अपना नंबर दे दिया। मैंने तुरंत उसके खाते में पूरे 90 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजते ही मैंने राहत की सांस ली। मैं जाने ही वाला था कि उसने मेरा रास्ता रोक लिया। थोड़ा नाराज होकर बोली, मुझे थप्पड़ मारकर ऐसे ही चले जाओगे? मैं चौंक गया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम कल सिर्फ एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे? मैंने तुरंत कहा, नहीं। फिर मजाक में मुस्कुराकर बोला, अगर हमेशा के लिए होता तो शायद सोचता। वह हंस पड़ी। फिर बोली, कल मेरे एक बुजुर्ग प्रोफेसर का जन्मदिन है। वहाँ एक लड़का भी आएगा जो मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरा नकली बॉयफ्रेंड बन सके। उसकी आंखों में सच्ची विनती देखकर मैं मना नहीं कर पाया। मैंने हामी भर दी। वह मुस्कुराते हुए बोली, तो कल मिलते हैं। इतना कहकर वह चली गई। उसी समय मेरे मोबाइल पर फिर वही खास नोटिफिकेशन आया। नया ऑर्डर प्राप्त हुआ। इस बार ऑर्डर में लिखा था, 2 गिलास और 1 बोतल माउताई लेकर आओ, बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए के बराबर कंपनी के शेयर मिलेंगे। पता वही, किसी भी लिफ्ट में चौथी मंजिल का बटन 4 बार दबाना। मैं समझ गया कि यह फिर से परलोक से आया ऑर्डर है। दोस्तों, अब इसके आगे किया होता है देखने के लिए 500 लाइक पूरा कर दो, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।